नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 का एक टॉपिक जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हमने अब तक जितने भी वीडियो में चर्चाएं की वो सारी पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से रिलेटेड, और उसके बाद अब जो अपना नया टॉपिक आने जा रहा है वो आ रहा है सैटेलाइट से संबंधित। और सैटेलाइट का भी वेलोसिटी कितनी होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, और उसके साथ साथ ही उसका टाइम पीरियड कितना होगा, हम उनकी चर्चा करते हैं। तो सैटेलाइट को समझने से पहले अपने को कुछ नई बातें और सीखनी पड़ेगी। वो ये है कि सैटेलाइट जो है वो किसी एक प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि प्लैनेट क्या है, फिर हम देखेंगे सैटेलाइट क्या है। और हमारे सौरमंडल के प्लैनेट यानी ग्रह कौन कौन से हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं। तो पहला अपना टॉपिक हो जाता है ग्रह, प्लैनेट्स कह दो। इसका मतलब सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जितने भी मास बॉडीज है वो सारे के सारे प्लैनेट कहलाएंगे। सूर्य के चारों ओर जितने भी मास पार्टिकल्स रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे सौरमंडल के, वो सारे के सारे प्लैनेट्स कहलाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने वाले पिंड ग्रह कहलाते हैं। द मास bodies which are revolving around the sun is called planets। और जनरली अपने जो सौरमंडल है उसके अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो नॉर्मली अपने पास 8 प्लैनेट्स हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक वाला जो है वो मरकरी है, जिसको हम बुध बोलते हैं। मरकरी से थोड़ा सा हट के आगे चलें तो हमारे पास आ जाता है शुक्र। ये मैंने पूरा डायग्राम पहले से शो कर रखा है। ये हमारा सूर्य जो निरंतर करोड़ों वर्षों से हमें एनर्जी दे रहा है इस पृथ्वी को। सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, जिसको मरकरी कहते हैं, MERCUR। उसके बाद है शुक्र, वेनस जिसको बोलते हैं। 3 नंबर पे अपन आते हैं अर्थ, जहाँ पर अपना सारे जहाँ से अच्छा है अर्थ, पृथ्वी के बाद 4 नंबर पे आता है मंगल, मार्स के बाद आता है बृहस्पति, जुपिटर के बाद आता है शनि, और शनि के बाद आता है वेनस, अरुण। उसके बाद आता है नेपच्यून यानी वरुण। ये पूरा डायग्राम बना ले और नीचे एक क्रम भी थोड़ा लिख ले। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर एलिप्टिकल पाथ के अंदर रिवॉल्व करते हैं। ये वर्ताकार पथ में न घूमते हुए एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। और मैंने ये पीछे के वीडियो में समझाया है कि कोई ग्रह एलिप्टिकल पाथ में क्यों रिवॉल्व करता है, क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके कारण उसका सर्कुलर पाथ न होकर एलिप्टिकल हो जाता है। और उसकी प्रोसेस कैसी है पीछे के हमने वीडियो में सीखा है। तो लिखें मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसके बाद अपन देखते हैं, इसके बाद अब प्लैनेट को अपन ने देख लिया कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो है वो है बुध। इसका मतलब बुध और शुक्र पृथ्वी पर आए मंगल कामना के लिए। तो बृहस्पति ने अरुण वरुण का शनि उतार दिया अरुण और वरुण का। ये इनका कर्म हो गया, अरुण और वरुण का। अंग्रेजी में अगर कोई याद रखो तो मर्क्यूरी, और ये दूसरा आ जाएगा मर्क्यूरी के बाद अपने पास कौन था, वेनस, MVEM, JS जुपिटर, फिर JS टर्न,
और उसके बाद अरुण और वरुण नेपच्यून, वेनिस और नेपच्यून, ऐसे याद रख सकते हो। अपने आ जाएगा आपकी बार सैटेलाइट। सैटेलाइट उपग्रह, यानी ग्रह के चारों ओर घूमने वाला द्रव्यमान पिंड। द मास बॉडी विच आर revolving around the planet, which are revolving around the planets are called satellite। ठीक है। लाइक मून इज द सैटेलाइट, मून इज द सैटेलाइट ऑफ एन अर्थ। तो पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला चंद्रमा है हमारे दैनिक जीवन में। तो उपग्रह की डेफिनेशन बन जाएगी ग्रह के चारों ओर परिभ्रमण करने वाला पिंड उपग्रह कहलाता है। उपग्रह कहलाता है। अब लिख देंगे उपग्रह दो प्रकार के हैं भाई। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई? एक तो हो जाता है नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह। नंबर 2 अपने पास हो जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह। ठीक है। सैटेलाइट्स आर टू काइंड्स, सैटेलाइट्स आर टू काइंड्स। पता चल गया अपने, नेचुरल हर एक, आर्टिफिशियल है। अब नेचुरल कौन सा है? जो कि नेचर के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन है, तो इसमें लिख दो नेचुरल में। सबसे पहले नेचुरल आर्टिफिशियल में लिख दो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक आकाशीय पिंड। द नेचुरल स्पेशियल बॉडीज, स्पेशियल SPACIAL होता है। द नेचुरल स्पेशियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स, नेचुरल सैटेलाइट, द नेचुरल स्पेशियल, नॉट स्पेशियल, स्पेशियल मतलब आकाशीय, नेचुरल स्पेशियल बॉडीज विच आर revolving around the planet, जिसमें अपने अर्थ है भाई एक। planets are called natural satellites, प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह में अपने पास आ जाएगा प्राकृतिक आकाशीय
पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। लाइक द मून revolving around the earth is an natural satellite. नंबर सेकंड, कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इसका मतलब मानव द्वारा निर्मित पिंड किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए तो इसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। सिंपल बातें, ज़्यादा रटने वाली इसमें कोई प्रोसेस है ही नहीं। आदमी ने बना के किसी अर्थ के रिवॉल्विंग मोशन आदि जानकारी के लिए है, तो हम कह देंगे ह्यूमन या formed by human the bodies which are revolving around the planet is called satellite. एग्जाम्पल अगर देना चाहो तो दे सकते हो, G-SAT 11 कह सकते हो, आर्यभट्ट कह सकते हो, जो भी आप एग्जाम्पल देना चाहो। इसका मतलब सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करने वाले तो प्लैनेट हो गए, और प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करने वाला सैटेलाइट हो गया। सैटेलाइट अगर पहले से बिल्ट इन है, जैसे मार्स के 2 सैटेलाइट है, मार्स के हैं 2 सैटेलाइट, एक का नाम तो है फोबोस, एक का नाम है डेलमोस। एक का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है डेलमोस। वहीं अगर अपन जुपिटर की बात करें, बृहस्पति की, तो उसके तो 84 हैं, 84 सैटेलाइट हैं, यानी कि 84 चंद्रमा दिखते हैं उसमें रात्रि के टाइम, 84। मंगल के 2 हैं, पृथ्वी का अपना 1 ही है चंद्रमा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। नेक्स्ट टॉपिक अपना है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। नेक्स्ट अपना टॉपिक हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट। उपग्रह का कक्षीय वेग या कक्षीय वेग भी कह सकते हो। उपग्रह का कक्षीय वेग थोड़ी बात समझने वाली है, ज़्यादा तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। ये जैसे हमारी अर्थ है,
अर्थ की रेडियस हम मानते हैं कैपिटल आर। यह भी पता रहना चाहिए अर्थ की रेडियस का मान है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर हमारी अर्थ की रेडियस है। किसी सैटेलाइट को किसी एक ऑर्बिट में भेजना है, मान लो वो ऑर्बिट जो है पृथ्वी के सरफेस से h हाइट पर है। कितनी हाइट पर है? h हाइट पर है। तो टोटल सैटेलाइट्स यानी जिसका मास स्मॉल m मान सकते हैं, इसके सेंटर O से स्मॉल r डिस्टेंस पे है। अर्थ का मास है कैपिटल M, सैटेलाइट का मास है स्मॉल m, जो अर्थ के सरफेस से h हाइट पर रिवॉल्विंग कर रहा है, लगातार हमें सूचनाएं दे रहा है। भले ही वो किसी प्रोजेक्शन की हो, भले ही वो किसी मौसम संबंधी जानकारी हो, भले ही हमारे कोई किसी सड़क की डायरेक्शन क्यों ना हो, सब सैटेलाइट से ही मिलती है। डायग्राम शो कर सकते हो आप। हम जनरली अर्थ के लिए ही लेके चल रहे हैं बात, ठीक है? लिख दो भाई। डायग्राम बना दो। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाएं। अब देखते हैं, हम कह देंगे किसी उपग्रह को उसकी कक्षा मतलब ग्रह के परिक्रमण दूरी में या ग्रह की कक्षा में, ये कह लो ग्रह के चारों ओर कक्षा है वैसे तो, किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए दिया गया वेग उपग्रह का कक्षीय वेग कहलाता है। कक्षीय वेग कहलाता है। The given velocity to a satellite for establish in the orbit of the satellite around the planet। प्लैनेट में कौन सा भाई? पृथ्वी। कौन सा है? अर्थ। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की कक्षा में स्थापित करने के लिए जो आप वेग देते हो, वेलोसिटी देते हो उसको, वो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है? तो इसका मतलब जब अपन प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्विंग करवाना चाहते हैं किसी सैटेलाइट को, तो हमारे द्वारा कितनी वेलोसिटी दी जाती है, वो भी टेंजेंशियल होनी चाहिए। टेंजेंशियल वेलोसिटी विच आर गिवन टू द सैटेलाइट फॉर इस्टेब्लिशिंग द इन इट्स ऑर्बिट, दिस इज द कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसके बाद अपन कहते हैं कि ग्रह के चारों ओर चक्र लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल यानी mv²/r। अब v कौन सा हो जाएगा? ऑर्बिटल, ओ फॉर ऑर्बिटल। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल ग्रह द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है।
अर्थात हम कह देंगे द एसेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स for revolving around the planet to satellite is given by the gravitational force. Hence centripetal force mv square बट्टा r is equal to g कैपिटल M स्मॉल m बट्टा r स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स तो यही होता है। राइट डाउन, लिखो इसको। अपने को पता है ये मास तो था सैटेलाइट का, ये आर थी ऑर्बिट जो हमने डायग्राम में शो की थी। ये ऑर्बिट है उस सैटेलाइट की, डॉटेड लाइन वाली, जो अर्थ से एच हाइट पर है, लेकिन सेंटर से इसका जो सेपरेशन जो है वो स्मॉल आर है, क्योंकि कैपिटल आर इसकी रेडियस है अर्थ की। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है वी ओ स्क्वायर, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर जो है वो आ जाता है जी एम बट्टा आर। इट मीन्स वी ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर। दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे अपन। एक्सटेंड में आर की जगह आर प्लस आर एच रख देंगे और जी एम की जगह जी आर स्क्वायर रख देंगे। तो वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। वी ओ इज इक्वल टू अंडरूट जी एम की जगह तो आ गया जी आर स्क्वायर, इस स्मॉल आर की जगह आ जाएगा आर प्लस एच। हम कह देंगे सिंस जी एम बट्टा आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है स्मॉल जी। आपको पता है जी एम का मान क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर का आर बाहर आ गया, अंडरूट ऑफ जी, और ये वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसका आर बाहर निकालूं तो 1 प्लस एच अपॉन आर। एक तो मेन सूत्र आ गया ये। अगर आर यानी एच जो है नेग्लिजिबल नहीं हो तो ये सूत्र लगाना है ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए। मान लो हम लोग 500 किलोमीटर हाइट पर ले जाके सैटेलाइट को छोड़ रहे हैं, तब एच नॉट नेग्लिजिबल, तब एच को नेग्लिजिबल हम नहीं कर सकते। बाय द वे हमारे जो अर्थ पर जो भी है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जैसे हैं, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो 36,000 मीटर पर है, लगभग 36 किलोमीटर पर है, इसके ऊपर घूम रहा है वो, तो इस इतनी हाइट पर अर्थ से। इसका मतलब ये एच नेग्लिजिबल है किसके कंपैरिजन में, आर के नेग्लिजिबल, क्योंकि आर का जो मान है वो 6,400 किलोमीटर है। तो 6,400 के रेस्पेक्ट में 36 किलोमीटर तो नए के बराबर वैल्यू आ गई। तो हम कह देंगे इफ़ एच इज़ लेस देन आर, तब 1 प्लस एच अपॉन जो आर होगा वो नियरली इक्वल टू 1 होगा। जैसे यहाँ वैल्यू पुट करोगे देन इट विल बिकम आर इज इक्वल टू जी अपॉन आर रूट ऑफ आर इज कैंसिल बाई आर, देन इट विल बिकम जी आर। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। कैसे भाई, अरे इस आर का मतलब होता है रूट आर इंटू रूट आर। अब एक रूट आर नीचे वाला अगर कैंसिल कर दिया तो अंदर रूट आर बच गया। ये हमारे पास है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। राइट डाउन, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट उपग्रह का कक्षीय वेग है। अतः किसी उपग्रह का कक्षीय वेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। हम कह देंगे पृथ्वी के लिए उपग्रह का
कक्षीय वेग, hence the orbital velocity of the satellite is not depend on the mass of satellite. For Earth, the orbital velocity of the satellite देखो भाई कितना आएगा, अर्थ का रेडियस का मान रख दो, जी का मान रख दो, तो जी और आर का मान रख दो, ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 84.6 मिनट। 84.6 मिनट। तो ओ टाइम पीरियड था वो, तो वी ओ इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ जी का मान है 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁶, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा मान। देन इट विल बिकम 3, बाहर निकालो, और ये आ जाएगा रूट ऑफ 9.8 इंटू 6.4 मीटर पर सेकंड। और इसका मान मेरे पास आ जाएगा 8 इंटू, ये लगभग आ जाएगा 64 के करीब, तो नियरली इक्वल टू 8 इंटू 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड। ये इसका आ जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का मान अर्थ के लिए। कंटिन्यूस में देख लो, रिवॉल्विंग टाइम पीरियड, परिभ्रमण काल, उपग्रह का परिभ्रमण काल, लिखो भाई परिभ्रमण काल, उपग्रह का परिभ्रमण काल। अगला अपना टॉपिक हो जाएगा उपग्रह का परिक्रमण काल या परिभ्रमण काल, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड का सूत्र अपने पास सिंपल सा रहता है, टाइम पीरियड कैपिटल टी इज इक्वल टू आएगा CIRM, circumference of orbit of the satellite। उपग्रह की कक्षा की परिधि, इसको क्या बोलेंगे, उपग्रह की कक्षा की परिधि बटा ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग। टाइम पीरियड का मतलब आवर्तकाल, एक प्रकार से आवर्तकाल कहलाता है ये। तो उपग्रह की परिधि होती है 2πr बट्टा ऑर्बिटल वेलोसिटी VO। दिस इज द टाइम पीरियड। एक्सटेंड कर दो इसको, v का मान रख दो, r के रूप में रखना है v का मान। देखते हैं क्या आना चाहिए। तो t इज इक्वल टू 2πr, v का मान होता है √gm/r। इसका मतलब 2πr, r की पावर 1/2, ये नीचे वाला r रूट का ऊपर चला जाएगा, √gm लिख दो भाई, √gm।
तो अपने पास gm की जगह मान रख देंगे, r की जगह भी मान रख देंगे। देखो कितना आता है r की जगह और g की जगह मान, चेक करते हैं। सिंस रूट ऑफ gm जो है इसका मतलब होता है gr² का रूट, और r इज इक्वल टू होता है r प्लस एच, देन t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई r प्लस एच की पावर 3/2। देखो इसको मैं एक स्टेप आगे और लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2r की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ gm। gm की जगह gr² लिख दो, बेटर रहेगा, स्मॉल gr²। देन एंड, ये एंड में आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा r√g, ठीक है। देन t इज इक्वल टू, मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 पाई r, ये जो r है इसकी मान आ जाएगा मेरे पास r की पावर 3/2। कैसे आएगा अभी देखते हैं, बताते हैं। सिंस r इज ग्रेटर देन h, तो r प्लस एच की पावर 3/2 है, नियरली इक्वल टू r की पावर 3/2 बच गया। h बहुत छोटा होने से r की पावर 3/2 बच गया। तो ये मान मेरे पास आ गया 2 पाई, ये पावर कट जाएगा एक, तो ये बचेगा r की पावर 1/2, यानी r/g का रूट। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। यही तो हमारे पास टाइम पीरियड है सैटेलाइट का। अगर अपने पास h जो है नेग्लिजिबल हो तब ये बात लेते हैं। h ऊंचाई जो है इस प्रकार उपग्रह का परिमाणिकल उसकी ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही बात है। आगे और लिख दो, लास्ट लाइन, किस प्रकार की है, इस प्रकार अब वो t का मान आ जाएगा। इस प्रकार उपग्रह का परिक्रमण काल उपग्रह की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता। कब तक नहीं करता, जब तक h नेग्लिजिबल माने तब तक। Therefore, the time period of satellite does not depend on the height of the satellite. For Earth, पृथ्वी के लिए t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई रूट ऑफ 6400 किलोमीटर का मतलब 6.4 इंटू 10⁻⁶ divided by 9.8, then it will nearly equal to 84.6 मिनट। इसका मतलब लगभग ये 1 घंटे 40 मिनट के करीब आ गया, 1.4 घंटे आवर्स। हमारे अर्थ का अराउंड जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है उसका टाइम पीरियड लगभग 1.4 या 84.6 मिनट है, इसका टाइम रिवॉल्यूशन टाइम। अगर आपको इसी में एक छोटी सी बात और आ जाए, वो कौन सी बात, ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में रिलेशन आ जाए, तो आप इस प्रकार लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन VO एंड किसके बीच है, VE के बीच। कक्षीय वेग व प्लायन वेग
प्लाइन वेग मतलब वी, ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब वी के मध्य संबंध, तो हम जानते हैं v इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ 2gr, जो क्या है प्लाइन वेग, एस कैफ वेलोसिटी है, ठीक है। और वी ओ क्या है रूट ऑफ जी आर, ये क्या है कक्षीय वेग। तो इसका मतलब वी ई इज इक्वल टू आ गया रूट ऑफ 2 ऑफ वी ओ, यही तो संबंध है। या फिर वी ओ इज इक्वल टू आ गया वी ई बाई रूट 2, यही संबंध है। कक्षीय वेग का मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, प्लाइन वेग का मतलब एस कैप वेलोसिटी। तो ये इन दोनों में रिलेशन भी आपसे कोई पूछ सकता है, रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस कैप वेलोसिटी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।